हाँ जी, लेट्स स्टार्ट द क्लास। चैप्टर 10 पे थे हम। फंक्शनल एरिया ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। हाँ जी, अब एचआर की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से क्वेश्चन आता होता है। हाँ जी, नाउ एचआर क्या होता है? एचआर का क्या मतलब है? एच आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स कलेक्शन ऑफ पीपल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एट वर्क। ठीक है। ह्यूमन के बिहेवियर को पहले समझना होगा कि वो कैसे वर्क करते हैं, तभी हम उनसे काम करवा सकते हैं। ठीक है। तो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मीन कलेक्शन ऑफ पीपल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एट वर्क। डिफरेंट डिफरेंट लोग काम एक ही साथ काम कर रहे होते हैं, है ना। सबके कैरेक्टर्स अलग हैं, सबका बिहेवियर अलग है, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन में एज अ टीम काम कर रहे हैं, है ना। तो उन सबको समझना जरूरी है। ठीक है। तो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मीन्स कलेक्शन ऑफ पीपल एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एट वर्क। सभी लोग क्या हैं? एक दूसरे से अलग हैं। अब आप भी हो, आप सब लोग एक दूसरे से अलग हो, लेकिन जब आप एक टीम में काम करोगे, ठीक है, एक टीम के थ्रू वर्क करोगे, तो आप लोग एज अ टीम वर्क करोगे। आप ये नहीं देखोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है, आप ये देखोगे टीम के लिए क्या अच्छा है। ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज को कनेक्ट कर पाना, ठीक है, और उनका बेस्ट यूज ले पाना, उनसे बेस्ट यूज ले पाना। किसी के पास बहुत अच्छी स्किल है, ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं क्यों ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूं। ठीक है। तो फिर हम उसका बेस्ट यूज नहीं ले पाएंगे। तो ह्यूमन को ऐसे मैनेज करना, ह्यूमन को ऐसे प्रिटेंड करना, ऐसे वर्क करवाना उनसे कि वो अपना बेस्ट दे। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए। ठीक है। इंश्योर द बेस्ट यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। देन ऑब्जेक्टिव्स, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटियल सोसाइटियल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बी एथिकली एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल टू द नीड एंड चैलेंजेस ऑफ द सोसाइटी। ठीक है। ह्यूमन कैसा होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए, ठीक है, और सोशली रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। सोशल यानी कि सोशल वर्क भी करना है, लोगों का वेलबींग भी सोचना है। देन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? रिकॉग्नाइज करना एचआरएम के रोल को। ठीक है, कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इतनी जरूरी क्यों है, उसको रिकॉग्नाइज करना। फंक्शनल क्या है? मेंटेन करना उनका कंट्रीब्यूशन। पर्सनल क्या है? एम्प्लॉय को असिस्ट करना कि वो अपने पर्सनल गोल भी अचीव कर सके। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में रहते रहते वो अपने पर्सनल गोल भी अचीव कर सके। देन फंक्शन आ गया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। दो मेन फंक्शन है, मैनेजरियल फंक्शन एंड ऑपरेटिंग फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन हमने ऊपर पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ऑपरेशन फंक्शन क्या है? यानी कि जहां पे काम हो रहा है, तो काम हो रहा है तो प्रोक्यूरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, मेंटेनेंस एंड इनोवेशन। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग आप बताओगे अब, हमने पढ़े हुए हैं ये फंक्शन। हाँ जी, व्हाट इज प्लानिंग? अपनी लैंग्वेज में जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप बताओ। व्हाट इज प्लानिंग? एक इसका बहुत ही सिंपल सी 3 अक्षर का वर्ड था, जिससे पूरी की पूरी प्लानिंग क्लियर हो जाती थी।
हाँ जी, व्हाट इज प्लानिंग? वेरी गुड अमन, थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक है, प्लानिंग का मेन क्या है? थिंकिंग बिफोर डूइंग, कोई भी काम करने से पहले सोचना। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, मैनेजरियल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को पहले से ही अपने गोल डिसाइडेड कर लेने चाहिए। ठीक है, और उसको प्लान कर लेना चाहिए कि कैसे वर्क करवाना। देन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि हम घर पे भी अपना हाउस होल्ड क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, कहाँ पे क्या सामान रखना है, कहाँ पे क्या होना चाहिए, ये क्या होता है? ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, डिजाइन करना कि क्या चीज कब होनी है, स्ट्रक्चर को। डायरेक्टिंग, उस काम को करने के लिए डायरेक्ट करना, पीपल को एनकरेज करना कि वो लोग वो वाला काम करें। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोल करना परफॉर्मेंस को, कि काम जो है एज पर द रूल हो रहा है या नहीं हो रहा, वो चेक करना। ठीक है, नाउ ऑपरेटिव फंक्शन, ऑपरेटिव फंक्शन क्या है हमारे? प्रोक्यूरमेंट, इसमें क्या आएगा? दिस इंक्लूड ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पर्सोनल recruitment and selection of stable candidate and appointment to the right person of the workforce। प्रोक्यूरमेंट यानी कि एक सही पर्सन को सही जगह पे काम दे। ठीक है, अगर मान लो कोई पर्सन अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है, तो उसको हम सेल्स डिपार्टमेंट में नहीं डालेंगे, उसको हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में डालेंगे। ठीक है, तो राइट पर्सन को चूज करके उसको राइट प्लेस पे काम देना, सिलेक्ट करना, दैट इज प्रोसीजर। देन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट यानी कि उसमें कुछ नए स्किल, एज अ मैनेजर उसको ट्रेन करना और उसके अंदर नए स्किल और टैलेंट को लेके आना। ठीक है, या फिर उसके अंदर जो टैलेंट है उसको और अच्छे से बाहर लेके आना। देन कंपनसिएशन, कंपनसिएशन क्या है? कंपनसिएशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न, है ना? कंपनसिएशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। तो उनको उनके काम के बदले में क्या रिटर्न दी जा रही है, ये भी ये भी ध्यान रखना जरूरी है। उनको क्या पे किया जा रहा है, क्या वो उनके अकॉर्डिंग है, मतलब इससे क्या वो मोटिवेट हो पाएंगे काम करने के लिए या नहीं। देन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या है? न्यू न्यू चीजें इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, वर्क प्लेस पे, ताकि एम्प्लॉयज क्या है, मोटिवेट फील करें। ठीक है, देन मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या है? प्रॉपर मेंटेन रखना। ठीक है, एम्प्लॉय की फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को प्रमोट करना। देन टास्क, टास्क क्या है? क्रिएट करना डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट टू टू ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस, और फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए और ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए एचआर डिपार्टमेंट को क्रिएट करना। देन इवोल्यूशन, इवोल्यूशन क्या है? स्टेजेस हैं कि कैसे कैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या आए हैं, एवोल्यूशन आए हैं, यानी कि चेंजेस आए। एवोल्यूशन का मतलब होता है चेंज, चेंज आए हैं। स्टेज वन बिगिनिंग है 1400 एडी के बीच में। तो इस पीरियड में एब्सेंस होता था एनी फॉर्मल ह्यूमन फंक्शन, मतलब कि इस टाइम में ह्यूमन को एज अ मशीन ट्रीट किया जाता था। तो ह्यूमन का कोई भी एक मैनेजमेंट नहीं बनाई हुई थी। ठीक है, ये फंक्शन ही नहीं था, एब्सेंट था ये फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन क्या था? एब्सेंट था। देन स्टेज टू आया, स्टेज टू मतलब कि 18th सेंचुरी। ठीक है, तो बाहर की कंट्रियों ने, यानी कि यूएसए, यूके, इन्होंने इन्होंने वुमन को मेड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वुमन बाय द वर्क ऑफ मशीन।
फैक्ट्री ग्रेटली एक्सपैंड प्रोडक्ट एंड क्रिएट अ न्यू क्लास ऑफ वर्क एंड मैनेजर। डिवीजन ऑफ वर्क, इन्होंने वर्क को बांट दिया कि कौन सा काम ह्यूमन कर सकता है और कौन सा काम मशीन कर सकती है। दोनों को क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक है, और न्यू क्लास क्रिएट की वर्कर और मैनेजर की। ठीक है, और डिवीजन ऑफ वर्क। देन स्टेज 3 आया, 19th सेंचुरी है ये भी। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड वेलफेयर वर्क रिप्रेजेंट टू सेपरेट मूवमेंट्स आई। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट जो था वो किस में डील करता था, लेबर एंड मैनेजमेंट inefficiency through reorganized of production method and rationalization of work। ठीक है, ये किस में डील करता था, जो मैनेजमेंट थी, ठीक है, वो कैसे इनइफेक्टिवनेस उसकी मैनेजमेंट की, मतलब वो कहाँ पे चूक गई, मैनेजमेंट और लेबर कहाँ पे काम करने को चूक गई, ये इस बात को फोकस कर रहे थे। देन स्टेज 4 आया, वॉर हुई, इसके अंदर वॉर 1 हुई हमारी। ठीक है, तो डिप्रेशन आया। ठीक है, इसकी वजह से ह्यूमन की प्रैक्टिसेस क्या हुई, इंक्रीज हो गई। मशीन से काम चलता था, लेकिन अब जब वॉर आई तो मशीनें टूट गई, खराब हो गई, तो किसकी नीड अक्कर हुई, ह्यूमन की नीड अक्कर हुई। देन स्टेज 5 आया। ठीक है, जिसमें कैपिटलाइजेशन यानी कि इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। लेबर मूवमेंट आई बहुत सारी जगह से। ठीक है, वर्किंग प्रैक्टिसेस इन मैनेजमेंट, यानी कि अब कलेक्टिव बार्गेनिंग और प्रैक्टिसेस जो हुई मैनेजमेंट के द्वारा शुरू हो गई। ठीक है, यानी कि अब जो वर्कर थे वो भी अवेयर हो गए अपने वर्क को लेके। देन स्टेज 5 आई, जहां पर मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स अलग से बनाई जाने लगी ताकि ह्यूमन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। हाँ जी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और पर्सोनल मैनेजमेंट में क्या फर्क है। देखो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, प्रोएक्टिव है, और पीएम क्या है, रिएक्टिव है। ह्यूमन रिसोर्सेज सेंटर्ड एक्टिविटी वेयर एम्प्लॉय सेंटर्ड एक्टिविटी। एचआरएम क्या है, रिसोर्स के ऊपर बेस्ड है कि ह्यूमन का बेस्ट से बेस्ट यूज किया जाए, और जबकि जो पर्सोनल है वो एम्प्लॉय बेस्ड है। ठीक है, देन एचआरएम ये फ्लेक्सिबल है, ओपन एंड है। पीएम क्या है, ये रूल बेस्ड है, ये एम्प्लॉय तक ही सीमित है बस। एचआरएम में हर तरह का मैन आता है, टॉप लेवल से लेके लोअर लेवल तक, पर पीएम में सिर्फ एम्प्लॉयज आते हैं जो वर्क कर रहे हैं। ठीक है, एचआरएम डेवलप द कंपनसेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ऑन अ सस्टेनेबल बेस, while पीएम इज अ रेगुलर स्टेटस क्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। देन फैक्टर इफेक्टिंग, अब कौन से फैक्टर जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ इंटरनल फैक्टर्स हैं, दो तरह के हैं, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। पहले इंटरनल फैक्टर पढ़ेंगे। इंटरनल फैक्टर कौन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन साइज। ऑर्गेनाइजेशन का साइज जो है वो भी ऑर्गेनाइजेशन जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसको इम्पैक्ट डालती है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो जो मैनेजमेंट है वो भी लार्ज स्केल पे करनी पड़ेगी, अगर स्मॉल है तो मैनेजमेंट भी कम स्केल पे करनी पड़ेगी। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर यानी कि कैसी हायरार्की है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल कैसे बने हुए हैं, कैसे प्रैक्टिसेस हो रही है, ये भी इम्पैक्ट डालता है हमारे एचआर पे। बिजनेस स्ट्रैटेजीज, बिजनेस कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। बिजनेस अगर मशीन बेस्ड है तो एचआर पे कम फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो एचआर इससे भी इफेक्ट होता है। कल्चर कैसा है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, क्या वैल्यूज है उनकी, वो कैसे पीपल को ट्रीट करते हैं, कैसे एज्यूम करते हैं, ये सब भी एचआरएम पे इम्पैक्ट डालते हैं। टॉप मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजमेंट मैनेजर्स, जो टॉप मैनेजर हैं, ठीक है, जो लाइन मैनेजर है वो कैसे एम्प्लॉयज को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, या आपस में उनकी बॉन्डिंग कैसे है।
ये सब भी एचआर के अंदर ही आता है। पावर एंड पॉलिसीज, पावर किसके पास है, ठीक है, कौन वर्क कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए कैसे वर्क किया जा रहा है, कैसे पावर को यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो वो सब भी एचआर को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं और ऑब्स्ट्रैक्ट भी करते हैं, ठीक है। मतलब कि उनकी कभी कभी पावर बढ़ा भी देते हैं और कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट भी डालते हैं। देन एक्सटर्नल फैक्टर आ गए। एक्सटर्नल फैक्टर, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, these are the factor of the organization whose factor has bearing the economic activity, ठीक है। यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर है तो बाहर के फैक्टर हैं, ठीक है। बाहर कितनी पॉपुलेशन हो गई है, ठीक है, नेशनल इनकम कितनी है, इन्फ्लेशन रेट कैसा है, ये सब भी हमारे एचआरएम पे इफेक्ट डालते हैं। देन टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है। अब एआई रोबोट्स आ गए हैं, तो क्या अब ह्यूमन की नीड है वहां पे, एचआर जो है इससे भी इफेक्ट हो रहा है। देन लीगल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट का जो रूल्स है, ठीक है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो रेगुलेशंस हैं, ठीक है, जो उन्होंने वर्कर को सेफ्टी कंडीशंस दी हुई हैं, वर्किंग कंडीशंस बोली हुई हैं, तो हर इंडस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन को उसको ध्यान में रखते हुए ही काम करवाना पड़ता है, ठीक है। अब उन्होंने बोला हो कि 8 वर्किंग आवर्स ही होनी चाहिए, तो ज्यादा वर्किंग आवर्स नहीं होते, मोस्टली कंपनियों में 8 वर्किंग आवर्स होते हैं। देन वर्कफोर्स डेमोग्राफी, डेमोग्राफी यानी कि जहाँ पे किस एज के साथ, किस जेंडर के साथ, किस ऑक्यूपेशन के साथ, किस सिंसेरिटी के साथ, कितनी सैलरी लेवल के साथ, किस किस फैमिली स्टेटस के साथ हम डील करें। यानी कि जो एचआर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, सबका अलग अलग होगा, सब अलग अलग होंगे ना, तो ये सब भी एचआरएम पे इफेक्ट डालता है। देन कॉम्पिटिटर एक्शन, हमारे कॉम्पिटिटर के क्या एक्शन है, अगर हमारा कॉम्पिटिटर ज्यादा सैलरी पे कर रहा है तो लोग क्या, तो हमारे जो मैनेजर्स हैं या हमारे जो वर्कर्स हैं वो शिफ्ट होना चाहेंगे वहां पे, तो हमें अपने कॉम्पिटिटर के एक्शंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। देन इंडस्ट्री करेक्टर्स, ये क्या है, डिफरेंट एक्टिविटी है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड। यूनियन एक्शन, यूनियन एक्शन यानी कि जब सब साथ में मिलके एक्शन लेते हैं, ठीक है, तो वो भी एचआर की पॉलिसीज को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। ट्रेड यूनियन सुना होगा, ट्रेड यूनियन क्या है, एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉयर के साथ बार्गेनिंग करते हैं, ठीक है, अपनी मांगे रखते हैं, अपनी मांगे पूरी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं वो, क्योंकि वो यूनियन में है, एक एक पूरे ग्रुप में है, एक का फायदा सबका फायदा, और एम्प्लॉयर को कभी कभी उनकी बात माननी भी पड़ती है, ठीक है, यहाँ कलेक्टिव बार्गेनिंग से डील की जाती है। देन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ठीक है। यस रिलेशनशिप खुशी। बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इट मीन्स टॉप लेवल, टॉप लेवल का जब उसको एम्प्लॉयज के साथ जो कॉलेशन रिलेशन है उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलेंगे। अप्रोचेस क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशन की, फर्स्ट अप्रोच है साइकोलॉजिकल अप्रोच। साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट द प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर contributable to the difference in the perception of labor and management. Both parties tend to look and factor influences their relationship, wages, benefits, working condition, etc. in different ways. Dissatisfaction with pay, ठीक है, रिस्टोर टू स्ट्राइक, गिराओ एक्सेट्रा, ठीक है। साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या बोल रही है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए,
ठीक है। जो फैक्टर इनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं वो क्या है? वेजेस हैं, ठीक है, बेनिफिट्स जो उनको दिए जा रहे हैं, वर्किंग कंडीशन, इन सब की वजह से साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है। देन सोशोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल यानी कि सोसाइटी से रिलेटेड, ठीक है। सोसाइटी में वो कैसे हैं, ठीक है, पॉल्यूशन वाले इन्वायरमेंट में तो नहीं रखा जा रहा उनको, ठीक है, उनको अच्छे से वेलबींग्स मिल रही है, उनको कनेक्ट करने का मौका दिया जा रहा है एक दूसरे के साथ। देन ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, मोटिवेट कैसे करें उनको, ठीक है, हर इंडिविजुअल अलग से मोटिवेट होते हैं, हर इंडिविजुअल का बिहेवियर अलग होता है, तो उनको कैसे मोटिवेट किया जाए, उनको कैसे हैप्पी रखा जाए। गांधीयन अप्रोच क्या बोलती है? एक्सेप्ट द वर्कर राइट टू स्ट्राइक, बट caution that this right is in just cause and in a peaceful नॉन वायलेंस एक्शन। यानी कि अगर कोई वर्कर राइट स्ट्राइक करना चाह रहा है तो वो उसका राइट है, वो कर सकता है, लेकिन वर्कर को ये ध्यान में रखना होगा कि जो उसकी स्ट्राइक हो वो पीसफुल हो, नॉन वायलेंस एक्शन से हो, क्योंकि ये गांधी जी की है तो ये पीसफुल और नॉन वायलेंस है, ठीक है, इस थ्योरी, ये वाली थ्योरी। देन रोल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, तीनों का क्या रोल है? सबसे पहले तो एम्प्लॉय का क्या रोल है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में? हाँ जी, एम्प्लॉय का क्या रोल है? सिक्योरिंग बेस्ट टर्म एंड कंडीशन फॉर देयर मेंबर्स, redress the bargaining advantage on one basis, obtain improvement status for the worker। मेनली एम्प्लॉय क्या चाहते हैं? एम्प्लॉय यही चाहते हैं कि उसको अच्छी वर्किंग कंडीशन मिले, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में उससे हेल्प ली जाए। देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर क्या चाहता है? कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो और उसके जो इंडस्ट्री के गोल हैं उसको अचीव करने में हेल्प करे। देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या रोल है? पॉलिसीज बनाना ताकि दोनों में डिस्प्यूट ही ना हो, ठीक है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में डिस्प्यूट ना हो, और अगर हो जाए तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट सेल्स बनाना, डिफरेंट डिफरेंट लॉ बनाना। देन इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के मॉडल्स आ गए। सबसे पहले आ गया डनलूप मॉडल, ये जॉन टी डनलूप ने दिया था। ठीक है, अ सिस्टम अप्रोच, मेन टास्क क्या है? टू एक्सप्लेन व्हाई पर्टिकुलर रूल्स आर established in particular IR सिस्टम। एक्सप्लेन करना कि कौन सा पर्टिकुलर रूल एस्टेब्लिश किया जा रहा है पर्टिकुलर आईआर सिस्टम, यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम में कौन सा रूल जो है बनाया जा रहा है उसको एक्सप्लेन करना। हाउ एंड वाई चेंज इज रिस्पॉन्ड, चेंज क्यों जरूरी है, क्यों करना है चेंज और कैसे करना है, ये भी वर्कर को बताया जाए, ठीक है, ताकि वर्क अच्छे से परफॉर्म किया जा सके। ये मॉडल है तो ये मॉडल में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये मॉडल हमें ऐसे ही लर्न करना होगा, ठीक है। इक्वेशन क्या है? R इज इक्वल टू एफ ए ए ई आई, इन्वायरमेंटल, थ्री स्टेप्स हैं, थ्री रूल्स हैं इसके। सब्सटेंटिव रूल, ठीक है, यानी कि सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर देना। प्रोक्यूरमेंट रूल, यानी कि प्रोसीजर सही मैनर से वर्क पे लेके आना, एस्टेब्लिश करना। देन रिटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इन्फोर्समेंट, मतलब जिस पर्सन को जहां काम दिया जा रहा है उसको उस पर्सन को काम के बारे में प्रॉपर से गाइडलाइन देना, गाइड करना। ठीक है, AEI क्या है? एक्टर
इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट एंड आइडियोलॉजी, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इन तीनों का फंक्शन है आर। आर यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है? एक्टर्स में क्या आता है? मैनेजर्स और एम्प्लॉयज, यानी कि जो जो वर्क कर रहा है वो सारे वर्कर्स। ठीक है, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट एजेंसी सब आ गई। देन इन्वायरमेंट कॉन्टेक्स्ट में क्या आएगा? टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, बजट कैसा है, ठीक है, सोसाइटी कौन सी है। और आइडियोलॉजी में क्या हो गया? बॉडी के जो आइडियाज है, ठीक है, जो पर्सन्स के आइडियाज है वो। ये एक केस स्टडी दी हुई है। ये एक केस स्टडी दी हुई है मल्टीनेशनल कंपनी की। ठीक है, कि उन्होंने कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया, या इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे वर्क कर रहे हैं। हाँ जी, ये पढ़ लो फटाफट केस स्टडी एक बार। और आपको इस चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट पे, तो आप पूछ सकते हो। ये केस स्टडी पढ़ लो फटाफट। रीड इट फास्ट, फिर आप मुझे बताओगे कि केस स्टडी में क्या है। हाँ जी, चैप्टर क्लियर है बेटा। केस स्टडी पढ़ ली। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ जी, एक मिनट। हाँ जी, केस स्टडी क्या कह रही है? केस स्टडी ये कह रही है, एक फूड प्रोसेसिंग कंपनी है मल्टीनेशनल, जो 3 डिकेड से इंडिया में काम कर रही है। ठीक है, वो अपने नया प्रोडक्शन सेंटर खोलना चाह रही है। तो उसने नया प्रोडक्शन सेंटर कहाँ खोलना की सोची है? 20 किलोमीटर दूर, अपने प्रेजेंट लोकेशन से, जहां पे वो अभी काम कर रही है वहां से 20 किलोमीटर दूर। ठीक है, एज द वर्कर ट्रांसफर टू द न्यू साइट वर लिविंग इन टाउन,
द यूनियन डिमांड्स एन इंक्रीजिंग ऑफ ₹60 पर मंथ इन द सैलरी। ठीक है, जो वर्कर प्रेजेंटली उसके साइट पे काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर आप हमें नई लोकेशन पे भेजना चाहते हो, ठीक है, जो अगर वर्कर्स हैं उनको नई लोकेशन पे भेजना चाहते हो, तो वो चाहते हैं कि हमारी सैलरी में ₹60 इंक्रीज किए जाए मंथली। ठीक है, बट कंपनी क्या कह रही है कि सिर्फ कितने हम करेंगे, हम आपको ₹25 देंगे सिर्फ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। 20 किलोमीटर दूर है ना, तो हम आपको सिर्फ ₹25 ही देंगे कि आपने ट्रांसफर किया है, यहाँ से वहां जाने के पैसे हम आपको ₹25 देंगे। कम वो जो एम्प्लॉयज हैं वो कितना मांग रहे हैं, वो 60 मांग रहे हैं। देन प्लांट हैज बीन शिफ्ट टू न्यू साइट, नेगोशिएशन वेंट ऑन अनइंटरप्टेड बिटवीन द मैनेजमेंट एंड यूनियन ऑन दिस इशू। ठीक है, प्लांट जो है वो चला गया न्यू साइट पे, लेकिन अभी तक उनकी जो ये प्रॉब्लम थी 60 और 25 वाली, ये सॉल्व नहीं हुई है, अनटरप्टेड है अभी। ठीक है, बोथ द पार्टीज कुड नॉट कम ऑन अ सेटलमेंट इवन आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने हो गए हैं, फिर भी जो बोथ पार्टीज हैं वो सेटलमेंट पे करना ही नहीं चाह रही हैं। वो मैनेजमेंट कह रही है हम 25 ही देंगे और एम्प्लॉयज कह रहे हैं हम 60 ही लेंगे। मैनेजमेंट was firm on their decision even though the union indicates some flexibility flexibility the union refused to compromise fully on this issue। ठीक है, तो यूनियन भी बोल, अगर मैनेजमेंट बोल रही है कि वो अपने डिसीजन पे टिकी रहेगी, तो यूनियन बोल रही है कि हम भी कोई तरह का, किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, गो स्लो टैक्टिक, यानी कि धीरे धीरे चलने वाला जो टैक्टिक है, टेक्निक है, वो अपनाई। ठीक है, मैनेजमेंट को प्रेशराइज करने के लिए। प्रोडक्शन क्या हो गई फिर, डाउन हो गई। गो स्लो टैक्टिक का मतलब है उन्होंने प्रोडक्शन तो की, लेकिन जितनी वो डेली करते थे उतनी नहीं की, उससे कम कम करने लग गए प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि एक एम्प्लॉय अगर 10 प्रोडक्ट बनाता है, तो वो आज 8 ही बना रहा है। ठीक है, फिर 7 बना रहा है, फिर 5 बना रहा है। गो स्लो, धीरे धीरे कम कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुई, डाउन हो गई प्रोडक्शन हमारी। तो management and firm on their stand. Meanwhile, management changed, seated some of their trade union leaders and suspended them till and pending inquiries। तो मैनेजमेंट भी क्या कर रहा है अब, ऐसे ये वर्क करेंगे तो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट ने कुछ लीडर्स को चेंज कर दिया। ठीक है, चार्जशीट लगा दी कुछ लीडर्स पे, और कुछ लीडर्स को सस्पेंड ही कर दिया, यानी कि प्रॉपरली रिलेशनशिप जो है उनकी बिगड़ गई। ठीक है, यहाँ पे क्या होना क्या चाहिए था, यहाँ पे उन दोनों को आपस में कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था, आपस में बात करनी चाहिए थी। ठीक है, एक मान लो वो 60 मांग रहे थे और वो 25 दे रहे थे, तो यहाँ पे उनको क्या चाहिए था कि वो 40 पे मान जाए। ठीक है, नेगोशिएट कर लें किसी एक पॉइंट। हाँ जी, क्लियर है।